आज का हमारा टॉपिक है राज्य की जो उत्पत्ति है उसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक दार्शनिकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित किया था और राज्य का निर्माण उसके सदस्यों की इच्छा पर आधारित बताया। इस सिद्धांत का उद्भव देवीय सिद्धांत के विरोध में हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय रचना नहीं वरन मानव निर्मित संस्था है। वह प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है। राज्य मनुष्य की स्वेच्छा से हुए संविदा अथवा समझौते का परिणाम है। राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य का जीवन राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं था। उसमें अनेक प्रकार की असुविधा थी और उससे ऊब कर ही उसने राज्य का निर्माण किया। सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार मानव इतिहास को दो भागों में बांटा। पूर्व राज्य काल अर्थात वह काल जब राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। इस काल को अराजकता अवस्था या प्राकृतिक अवस्था कहते थे। दूसरा काल उत्तर राज्य काल अर्थात राज्य की स्थापना के पश्चात का काल। प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी, उससे लोगों का स्वभाव क्या था, मनुष्य में कौन कौन से अधिकार थे और लोगों ने समझौता किस प्रकार किया और समझौते द्वारा किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई आदि जो बातें हैं उनके बारे में इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनमें पर्याप्त मतभेद हैं। परंतु मूल रूप से प्राकृतिक अवस्था की जो कठिनाइयां हैं और जो असुविधाएं हैं उनसे घबराकर लोगों ने आपस में समझौता किया और समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वह पुराना है और इसके जो उल्लेख हैं हमें भारत में प्राचीन साहित्य में देखने को मिलते हैं। जैसे महाभारत में शांति पर्व में इस सिद्धांत का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि राज्यहीन अवस्था से तंग आकर दुखी जनता ने पितामह ब्रह्मा से एक राजा नियुक्त करने की मांग की और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर मनु को राजा नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के सचिव कौटिल्य ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखा है कि राज्य की स्थापना से पूर्व मत्स्य न्याय प्रचलित था और इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मनु को अपना राजा चुना और विश्वास दिलाया कि वे उन्हें कर देंगे। 17वीं इस सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन 16वीं और 17वीं शताब्दी में किया गया। 1594 में रिसर्च हुकर ने कहा कि मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था अशांतिपूर्ण और संघर्षमय थी, इसलिए इन्होंने समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति की। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में गोल्सियस ने भी बताया कि राज्य समझौते का परिणाम है और इस सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने वाले दार्शनिकों में इंग्लैंड के थॉमस होब्स, जॉन लॉक और फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो के नाम उल्लेखनीय है। आज हम जो थॉमस होब्स है उसके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो थॉमस होब्स है उसने मानव स्वभाव बताया कि उस समय मानव का स्वभाव कैसे था। होब्स ने कहा कि राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से प्रारंभ करता है। वह मनुष्य को अत्यधिक स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, सवै का पुंज और आत्म केंद्रित मानता है। प्रकृति ने सब मनुष्य को समान बताया। शारीरिक और मानसिक शक्तियों के सिद्धांत की पुष्टि होती है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल हो, किंतु वह मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान तथा धूर्त और मक्कारी में उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हो। इस समानता के कारण मनुष्य में संघर्ष छिड़ जाता है। एक दूसरे को हराने और नष्ट करना चाहते हैं।
मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, वह अत्यधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य के 3 कारणों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। पहला होता है प्रतिद्वंद्विता, दूसरा भय और तीसरा कीर्ति पाने तथा उसे बढ़ाने की लालसा। मनुष्य शांति बढ़ाना चाहता है किंतु उसे सदैव दूसरों से भय बना रहता है। वह अपनी संपत्ति और अधिकार बढ़ाना चाहता है, अतः अपने साथियों के साथ वह संघर्ष में संलग्न रहता है। प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति प्राप्त करने की आशंका से हमेशा संघर्ष उत्पन्न रहता है। जब 2 व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। जब एक व्यक्ति इस आशंका में व्यक्त रहता है कि दूसरे की शक्ति उससे अधिक न बढ़ जाए तो वह भयग्रस्त रहता है। मनुष्य में ये इच्छा भी स्वाभाविक है कि वह अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे, उसे अपने से बड़ा तथा ऊंचा समझे। अतः सब व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ संबंध स्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति की कामना से निर्धारित होते हैं। परिणाम स्वरूप सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। मानव स्वभाव के बाद में होब्स प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है कि उस समय की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसे थी। होब्स ने राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम दिया। इस दशा में मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सबसे लड़ता रहता था। इस कारण जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम था, यानी कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को हड़पते रहते थे। हमेशा शक्ति, धोखाधड़ी का बोलबाला था। इस दशा में अनुचित और उचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं था। होब्स के शब्दों में जब तक समस्त मनुष्य के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती तब तक कोई कानून नहीं होता। जहाँ तक कानून नहीं होता वहाँ न्याय विद्यमान नहीं रहता। वहाँ उचित और अनुचित, न्याय तथा अन्याय की कोई धारणा अपना अस्तित्व नहीं रखती। इसके अभाव में प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में रहता था। यह संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध के रूप में होता था। इसमें न तो नए आविष्कारों का लाभ किसी को हो सकता था, न उद्योगों का विकास हो सकता था और न संस्कृति का। कला, साहित्य, समाज, कृषि, व्यवसाय, यातायात आदि किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती थी। परिणाम ये था कि मनुष्य का जीवन एकांकी, निर्धन, कुसंगति, पशुतुल्य और क्षणिक होता था। एकांकी इसलिए का होता था कि इस दिशा में सब एक दूसरे के शत्रु थे और अपने से भिन्न व्यक्तियों को प्रबल आशंका, भय और अविश्वास के कारण देखते थे। इस हालात में उसने किसी प्रकार का कोई सहयोग न होने से उसका जीवन एकांकी था। वाणिज्य, व्यवसाय, कला और उद्योग धंधों का विकास न होने के कारण इस जीवन में निर्धनता थी। वह कुसंगत इसलिए था कि वह युद्ध, मार काट, हिंसा और हत्या का बोलबाला था। ये जीवन पशु के समान इसलिए था क्योंकि मनुष्य आपस में जंगली पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। ये क्षणिक इसलिए था कि किसी भी क्षण कोई शक्तिशाली दूसरे व्यक्ति के जीवन का अंत कर सकता था। प्राकृतिक अवस्था जो थी वो पशु के समान और रक्त पिपासु थी। शत्रुओं का दमन करके शक्ति को बढ़ाना और यश प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की हिंसा और हत्याओं का बोलबाला था। प्राकृतिक दशा की 3 विशेषता होब्स ने बताई। इसमें नैतिकता का सर्वदा अभाव था, सत्य और असत्य का कोई विचार नहीं था, इसमें न्याय और अन्याय का विचार का अभाव था, इस दशा में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। प्राकृतिक अधिकार और अप्राकृतिक नियमों की भी चर्चा होब्स ने की। होब्स के अनुसार अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए दूसरों को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता था। वे प्राकृतिक अवस्था में भी अपनी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ नियम बनाते हैं। ये नियम प्राकृतिक नियम कहलाते थे। होब्स ने विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक नियम गिनाए। इनमें से 3 है। पहला, व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से अपने सब अधिकारों का परित्याग
करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। बस केवल शर्त ये कि अन्य व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए सहमत हो। तीसरा, व्यक्ति को अपने समझौते का पालन करना चाहिए। यानी कि उस समय प्राकृतिक अधिकार थे और अप्राकृतिक नियम थे समझौते के कारण, यानी कि लोगों ने किन परिस्थितियों के कारण समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में हमेशा संघर्ष की स्थिति थी और अनिश्चितता बनी रहती थी। इस स्थिति में मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने ये सोचा कि अपनी आत्म संरक्षण के लिए और जो भयानक दशा है उसका अंत करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था की जो कुछ कठिनाइयाँ थी उन्हें दूर करने के लिए होप्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति के होप्स ने कई कारण बताए। पहला, प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे जिनका पालन मनुष्य स्वयं इसलिए करता था कि उसमें शांति, सुरक्षा की प्राप्ति की आशा हो। इन नियमों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। इन नियमों का अर्थ मनमाना लगाया जाता था जिससे मनुष्य की स्वार्थ सिद्धि हो सके। अतः विधि व्याख्या की आवश्यकता के कारण संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक हुई। तीसरा, प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण लोग उसका उल्लंघन करते थे जिससे संघर्ष पनपता था। इस स्थिति के निवारण के लिए ही संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता थी। प्राकृतिक विधियों का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उसका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व। इस कारण लोगों ने मिलकर संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक समझी। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से होप्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया और उस समझौते द्वारा अराजकता की जो दशा थी उसका अंत किया। और प्रत्येक व्यक्ति इस आश्रय की शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं मैं पर शासन करने का अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इस प्रकार के व्यक्ति को देगा और स्वयं शासन के अधिकार को छोड़ देगा। ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक व्यक्ति हो जाता है। उसे राज्य या लैटिन भाषा में नगर कहते हैं। इससे पहले समाज और राज्य की स्थापना नहीं थी। इस तरह जब सभी व्यक्ति समझौते की प्रतिज्ञा करते हैं और समझौते करने वाला व्यक्तियों का एक समूह राज्य कहलाता है। इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समझौते करने वाले मानव अपने अधिकार सौंपता है। वह दीर्घकाल है और जनता की शांति व प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी में मानव देह की भांति रहता है। होप्स के जो राज्य का स्वरूप है वो होप्स की ने लेवियातन अथवा राज्य पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौता द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है और संप्रभु के आदेश ही कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। संप्रभुता को जनता पर अपरिचित असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हें लोगों ने प्राकृतिक दशा की अराजकता से परित्याग पाने तथा जीवन की रक्षा के लिए प्रदान किए। एक बार उन्हें देने के बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता। उनका एकमात्र कार्य प्रभु के आदेशों का पालन करना है। संक्षेप में सामाजिक समझौते द्वारा होप्स ने निरंकुश राजतंत्र आत्मक राज्य की स्थापना की। होप्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी विशेषता। पहली, राज्य और शासन की उत्पत्ति मनुष्य की पारस्परिक समझौते के आधार पर होती है। दूसरा, शासन और संप्रभु की उत्पत्ति तो संविदागत है, परंतु समझौता शासक और शासितों के मध्य नहीं होता। समझौता करने वाला पक्ष व्यक्ति होता है जो आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करके संप्रभु शासन की सृष्टि करते हैं। अतः समझौते की शर्तें शासक पर लागू नहीं होती। संप्रभु सत्ता समझौते के किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं होता। अतः समझौते के उद्देश्य के अनुसार
कार्य करने और उसकी किसी 2 शर्तों का पालन करने के लिए वह किसी भी तरह बाध्य नहीं होता। दूसरे शब्दों में वह जो कुछ भी करता है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह पूर्णतः निरंकुश होता है। शासन सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश ही नियम अथवा विधि होते हैं। वह अपनी प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि वह उसका प्रतिनिधि है। संविदा द्वारा विभिन्न संघर्षपूर्ण इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिधात्मक इच्छा ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शासक के हाथों में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है। वे एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, चूंकि वह संविदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। वह समझौते की प्राकृतिक अवस्था में एकांकी रहने वाले व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया। यह सामाजिक समझौता है। प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाला उपयुक्त समझौते के प्रतिकूल है। फिर भी होब्स के सामाजिक समझौते की कई तरह से आलोचना की जाती है। पहला है मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। होब्स ने मानव स्वभाव का एक जो है बताया मानव स्वभाव के बारे में। उसने कहा कि वो एकांकी है, दूषित है, निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। होब्स ने कहा कि मनुष्य घोर स्वार्थी, कपटी है आदि बताया, जबकि मनुष्य में सहानुभूति, उदारता, दयालुता, परोपकारी और प्रेम आदि मानवीय गुण भी उसमें पाए जाते हैं। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह अस्वाभाविक और अनैतिहासिक है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकांकी और ऐसी दशा में रहता था जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट का साम्राज्य था, किंतु समझौते होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में एक परिवर्तन कैसे आ गया? उसमें अराजकता और अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तन कर लिया। एक ही क्षण में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य ने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर सहयोगी जीवन की पद्धति को कैसे अपना लिया? प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता देना गलत। प्राकृतिक दशा का वर्णन होब्स ने किया। उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे जिसका उसने प्राकृतिक माना। अन्याय अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, यह न कहा जाना ही बुद्धि संगत है। अतार्किक। होब्स की ये धारणा थी कि आदिम समाज में मनुष्य एकांकी रहता था। उसे ये ज्ञात नहीं था कि मनुष्य में सामाजिक जीवन के तत्वों का कभी अभाव नहीं रहा। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले नहीं रहा, वह किसी न किसी प्रकार के समाज में रहता आया। निरंकुशता का समर्थन। होब्स द्वारा प्रतिपादित शासन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, वह पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर न तो कानून का कोई अंकुश है और न ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई अंकुश। वस्तुतः होब्स अपने समझौते सिद्धांत द्वारा मनुष्य को सर्वोदय अधिकार शून्य करके लेवियथिन की दास्ता के पाश में जकड़ देता है। इसमें मनुष्य की स्थिति लेवियथन रूपी चाराहान के द्वारा हाके जाने वाले पशुओं के रेवड़ जैसी लगती है। होब्स के विचारों का महत्व। इतनी सारी आलोचना होते हुए भी होब्स के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका अपना महत्व है। होब्स ने जो है वो एक वैज्ञानिक चिंतन होने की स्थिति प्रदान की। होब्स ने राज्य की संप्रभुता की आधुनिक धारणा की पुष्टि करने वाला सबसे प्रथम चिंतक माना जाता है। उसके विचारों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय अधिकार सिद्धांत को निर्मूल सिद्ध किया। राज्य की कानूनी सर्वोच्च संप्रभुता की धारणा होब्स के विचारों का ही फल है। होब्स के जो सामाजिक सिद्धांत है उसका मूल्यांकन करते हुए वेपर ने लिखा है कि बाद के युगों के लोग साधारणतः इससे सहमत नहीं हुए, पर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके विचारों से उन्हें इनके काम की एक ऐसी खान मिल गई जिसमें पाए जाने वाले खनिज को समृद्ध बनाने के लिए वे कार्य कर सकते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।